कब तक जलेगा बांग्लादेश? आखिर क्यों बनाया जा रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट? कैसे बना छात्र प्रदर्शन एक धार्मिक हिंसा का भयानक रूप? जानिए सारे सवालों का जवाब मेरे साथ। हम जिक्र करते हैं जो बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार, इन सारे बातों के पीछे के जो कारण हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। और यह जो एक छात्रों का प्रदर्शन था, एक इतनी धार्मिक हिंसा का भयानक रूप कैसे ले लिया, इन सारी वजहों की हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं जो तत्कालिक कारण क्या थे। तत्कालिक कारण जो एक प्रदर्शन था, एक हिंसा का रूप ले लिया, इसकी वजह क्या रही थी? देखो जिक्र करते हैं पहले। देखो जो तत्कालिक कारण था वो ये था, एक स्टेटमेंट आया था ढाका हाई कोर्ट का 5 जून 2024 के लिए। जो फैसला था, फैसला क्या था और क्यों छात्र भड़क गए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस बात को जानने के लिए पहले हम ऐतिहासिक जो कारण थे उनके बारे में बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश का ऐतिहासिक जो कारण था वो ये था कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और आज़ाद होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक सिस्टम लागू किया था, 80% कोटा रिजर्व सिस्टम। 80% आरक्षण प्रणाली थी वो लागू वहाँ पर की थी उन्होंने। वो क्या थी पहले आप ये समझिए। देखो जो बांग्लादेश की जो न्यूज़ चैनल है, जो वहाँ का अखबार है द डेली स्टार, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताते हैं। उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये है कि जो वहाँ पर स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, वो 30% था। और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब पिछड़े ज़िले थे, इनके लिए 40% आरक्षण था। और जो महिलाएं थी उनके लिए 10% आरक्षण था। और जो वहाँ पर जो सामान्य छात्र थे उनके लिए 20% आरक्षण था। जो सामान्य छात्रों के लिए जो 20% आरक्षण था, यह इस आरक्षण का विरोध करते रहे, शुरू से ही करते रहे। इनके विरोध के बाद अगला स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करने के बाद जो पिछड़े ज़िले थे, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें संशोधन करके उनका आरक्षण 20% खत्म करके सामान्य छात्रों का आरक्षण बढ़ा दिया और उसका 40% कर दिया। फिर भी ये जो सामान्य छात्र थे इसका विरोध करते रहे। इसके विरोध के बाद 1985 में सरकार ने इस आरक्षण में और संशोधन किया और 1985 में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे इसका आरक्षण खत्म करके 10% रहने दिया। और उसके बाद एक अल्पसंख्यक जो मिनॉरिटी थी उसके लिए 5% आरक्षण ऐड किया गया। पहले आरक्षण नहीं था, बाद में 5% आरक्षण था जो ऐड कर दिया गया। टोटल जो थे सामान्य छात्रों का जो आरक्षण था वो 45% हो गया था। 45% हुआ इस समय तक। इस समय तक जो स्वतंत्र सेनानी थे, इनके जो बेटी बेटा थे, जो कोई भी सरकारी नौकरी में भाग नहीं ले रहे थे, उनकी जनसंख्या कम हो गई थी। तो इसका जो पूर्ण रूप से फ़ायदा जो उठा रहे थे वो सामान्य छात्र उठा रहे थे। 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसमें जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी थे, इनके पोती पोता थे, उनको आरक्षण देने की बात की। और जब इन्होंने उनको आरक्षण देने की बात की तो इसका विरोध बहुत तेज़ी से होने लगा और इसके विरोध में सभी छात्र, सामान्य जो छात्र थे, सभी इसके विरोध में आ गए। उसके बाद अगला जो संशोधन हुआ था वो 2012 में हुआ था। 2012 में जब संशोधन हुआ था तो उस समय गवर्नमेंट ने जो 45% आरक्षण था सामान्य छात्रों का, उससे 1% कम करके एक नया आरक्षण जोड़ दिया विकलांगों के लिए। और सामान्य छात्रों का जो आरक्षण था वो 44% रह गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल इस समय जो आरक्षण हो गया था 56% आरक्षण हो गया था। 1% आरक्षण कमने की वजह से भी यहाँ पर जो सामान्य छात्र थे इसका विरोध करते रहे। विरोध चलता रहा, विरोध कभी बंद नहीं हुआ, विरोध होता रहा। विरोध होने के बाद 2018 में जो उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वर्तमान में हैं, जो अभी देश छोड़कर चली गई, इन्होंने 4 महीने से हो रहे विरोध, उस विरोध के बाद जो 4 महीने से लगातार विरोध हो रहा था, उस विरोध के बाद इन्होंने वहाँ पर एक फैसला दिया अपनी संसद में, पार्लियामेंट में जाकर, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो कोटा सिस्टम जो है 80% कोटा रिजर्व सिस्टम, इसे ख़त्म कर दिया। इनके इस फैसले को
उस समय कोर्ट ने, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालिक प्रभाव से लागू रहने दिया, उस पर कोई भी अपना विशेष फैसला नहीं दिया। मगर आगे चलकर इसका जो विरोध चलता आ रहा है, इसको देखकर बिल्कुल रिसेंटली में, तत्काल में ही सुप्रीम, वहाँ के जो हाई कोर्ट है, ढाका का हाई कोर्ट, उसने एक फैसला दिया था 5 जून 2024 के लिए। उन्होंने कहा था कि जो 2012 में जिस तरीके से आरक्षण बहाल था, जिस तरीके से लागू था आरक्षण पहले, उसी के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने जो शेख हसीना थी, जो उनका जो फैसला था 2018 वाला, उस समय तत्कालिक कारण में तो उनके फैसले में इंटरफेयर नहीं किया, मगर अब उन्होंने, उनका वो फैसला था जो उन्होंने पास किया था कि मतलब 80% कोटा रिजर्व जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब वो ख़त्म नहीं होगा, 2012 के आधार पर वह पुनः लागू होगा। अब कोर्ट ने इंटरफेयर, अब फैसला दिया था यहाँ पर जजमेंट। ये फैसला के दौरान, ये फैसला एक इतना बड़ा हिंसक का रूप कैसे बन गया है, इसकी वजह क्या है? तो हम आपको इसकी पूरी वजह बताते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि सामान्य छात्रों ने कोर्ट के इस फैसलों का विरोध किया और ये विरोध बढ़ता जा रहा था। मगर ये विरोध उग्र कैसे हो गया, इसका कारण क्या है? तो ये विरोध जो था उग्र होने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उनका एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये था कि जब आरक्षण स्वतंत्र सेनानियों को नहीं मिलेगा तो देश के रजाकारों को नहीं मिलेगा। अब रजाकार का मतलब गद्दार होता है, बांग्लादेश में रजाकार कहते हैं गद्दारों के लिए। जब छात्रों ने ये देखा टीवी पर और उनके स्टेटमेंट को देखा, तो छात्रों को रजाकार बताया जा रहा है। इससे जो था ये प्रदर्शन उग्र हो गया, काफ़ी आगजनी की गई, काफ़ी वहाँ पर हिंसा की गई और सरकारी खजाने को जलाया गया। प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये सारी गतिविधियाँ वहाँ पर हुई उनके एक स्टेटमेंट से। उसी समय समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री एक दीपू मोनी, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि रजाकारों के लिए देश का झंडा थामने की इजाज़त नहीं दी जाए। अली अराफत वहाँ के प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका भी ये स्टेटमेंट था कि रजाकारों के लिए रजाकारों की कोई भी मांग पूरी नहीं की जाए। ऐसे सारे स्टेटमेंटों ने इस प्रदर्शन के लिए उग्र बना लिया और इसी उग्र प्रदर्शन का फ़ायदा इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों ने उठा लिया और हिंदुओं को टारगेट करने लगे। उसी का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुओं को टारगेट बनाया जाने लगा और उनके मंदिरों को जलाया जाने लगा, उन्हें जिंदा जलाया जाने लगा, वहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने लगा। ये जो एक छात्र प्रदर्शन था, एक धार्मिक प्रदर्शन बन गया। इस प्रदर्शन का फ़ायदा कट्टरपंथी जो संगठन थे उन्होंने उठाया। ये सारी गतिविधियाँ जो बांग्लादेश की और जो बांग्लादेश में हो रही, तत्कालिक उसी समय जब प्रधानमंत्री जी देश छोड़कर भाग गए तो वक़ारुज्जमान वहाँ के जो आर्मी के जनरल चीफ थे, उन्होंने उनसे कहा मैं अंतरिम सरकार बनाऊंगा, आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का गठन करने के बाद वहाँ के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बनाए गए। मोहम्मद यूनुस को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बधाई देते हुए उनसे आग्रह किया गया है कि हमारे वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाने का इंतजार हो रहा है और काफ़ी पूरे सभी देश के संपूर्ण कई देशों की निगाहें बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के ऊपर हैं। किस तरीके से वहाँ के हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के प्रमुख है सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये सारी जो गतिविधियाँ हैं वो चल रही हैं और फिलहाल में जो अपडेट है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है वहाँ के धार्मिक मंत्री जो इस हिंसा को रोक के रखेंगे या रोकेंगे या हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा अबुल फयाज खालिद जो वहाँ के बहुत कट्टरवादी इस्लामिक नेता रह चुके हैं और जो हमेशा से बांग्लादेश में एक ग्रेटर बांग्ला बनाने की बात करते रहे हैं और जो हिंदुओं का हमेशा विरोध करते रहे हैं, जो हिफाजत इस्लाम बांग्लादेशी संगठन के मुख्य चीफ भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके लिए धार्मिक नेता बनाया जा रहा है। अब चिंता का विषय ये है कि कट्टर इस्लामिक नेता जिसे वहाँ के धार्मिक मंत्रालय दिया जा रहा है जिससे कि वो हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें, क्या सभी देश की इस बात पर निगाहें हैं कि कट्टरवादी इस्लामिक नेता क्या हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करेगा? मोहम्मद यूनुस के लिए और देश के लिए बहुत चिंता का विषय है और मोहम्मद यूनुस के पास बहुत बड़ी इस चीज़ की चेतावनी है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हो रही हिंसा के लिए रोक सकेगी या नहीं रोक सकेगी, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर सकेगी या ना कर सकेगी। हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और संपूर्ण वीडियो में जितना भी हमने बताया
अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।